Hello, dear students. My name is Karan Singh Gatoch, and I welcome you to this online platform of Crack Academy. तो आज से इस मंच पर हम क्लास 10th का मैथ डिस्कस किया करेंगे। वैसे क्लास 10th जितने भी हमारे देश में बोर्ड्स हैं, चाहे हम बात करें स्टेट बोर्ड्स की या आईसीएसई बोर्ड की या हम बात करें सीबीएसई की, क्लास 10th का अपना एक बहुत महत्व है। और उसमें अगर आप बच्चों का मैथ अच्छा है तो मारे नहीं आ रहे हैं। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं अपने लेक्चर्स के ज़रिए, अपने टॉपिक्स के ज़रिए आप सब बच्चों की डिमांड्स को पूरा कर पाएँ। देखिए बच्चों, मैथ एक एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम मैथ के प्रति अपनी रुचि, अपना इंटरेस्ट जगा नहीं पाते। तो मेरी आपसे यही आशा है कि आप जब भी मेरे साथ पढ़ें तो हम मेरे कहे हर शब्द को अच्छे से सुनें। ठीक है, ये जो हम यात्रा शुरू करने वाले हैं, ये यात्रा में थोड़े अप डाउन रहेगा, थोड़ा हंसी मजाक रहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि कई बार बहुत सीरियस नोट पे बातें चलें। ठीक है, तो मेरी तो आपसे सिर्फ यही आशा है कि आप मेरे साथ बने रहें शुरू से लेके अंत तक। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप इन लेक्चर्स को अच्छे से फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप मैथ में कॉन्फिडेंट फील करोगे और अपने अपने बोर्ड्स में अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण हो जाओगे। ठीक है, तो चलिए कुछ इसमें जो हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो आई थिंक इन टोटल 14 चैप्टर्स रहेंगे, जिसमें से रियल नंबर्स हैं, पॉलिनोमियल्स हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, इन टू वेरिएबल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे, हम अर्थमेटिकल प्रोग्रेशंस के बारे में पढ़ेंगे, ट्रायंगल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सर्कल्स, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के बारे में। ठीक है, इनमें से बहुत सारे चैप्टर्स, बहुत सारे टॉपिक्स हमने पहले भी पढ़े हैं, जैसे 9th या 9th या 8th क्लास में आपने डेफिनेटली सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स ऑफ सॉलिड्स के बारे में पढ़ा होगा। वैसे ही आपने 6th या 7th क्लास में नंबर्स को पढ़ना शुरू कर दिया होगा। थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन था। अब हम अपना डिफिकल्टी लेवल को थोड़ा रेज करने वाले हैं। इस क्लास में हमारा डिफिकल्टी थोड़ा सा हाई रहेगा। तो अब मैं इतना मान के चलता हूँ कि आप बेसिक कैलकुलेशन अच्छे से कर लेते हैं, इक्वेशंस की बेसिक नॉलेज आपको अच्छे से है। ठीक है, तो वैसे यही है, बट मैं कोशिश करूँगा कि मैं जितना आसान हो सके, जितना बेसिक हो सके उस बेसिक से पढ़ाऊँ। पर आप अब 10th क्लास में हैं, एक बहुत बड़ा आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक बहुत बड़ी क्लास होती है, तो इसीलिए थोड़ा सा हमें मेच्योरिटी से काम लेना है। ठीक है, चलिए तो आज से चैप्टर 1 हम बात करेंगे रियल नंबर्स की। आपने नेचुरल नंबर्स पढ़े थे, आपने होल नंबर्स पढ़े हैं, आपने रैशनल नंबर्स पढ़े हैं, इरैशनल नंबर्स पढ़े हैं, इंटीजर्स पढ़े हैं। तो ये सबका कलेक्शन क्या कहलाता है? रियल नंबर्स कहलाता है। मतलब ऐसे नंबर्स जिनको हम इस रियल वर्ल्ड में, रियल दुनिया में किसी ना किसी वे में यूज कर पाते हैं, ऐसे नंबर्स को रियल। तो उसमें नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, इंटाइजर सब इंक्लूड होता है। ठीक है, तो अब हम रियल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज, इनसे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स के बारे में जानने वाले हैं। तो इस चैप्टर में जो सबसे आपका पहला पॉइंट है वो है थ्योरम नंबर 1.1, और ये जो थ्योरम है इसका नाम है यूक्लिड डिवीजन लेमा। दिस इज योर यूक्लिड डिवीजन लेमा। वैसे मैं ये कहूं कि ये सिर्फ नया नाम ही अलग है, सिर्फ नाम ही अलग है।
बाकी चीजें आपने किसी ना किसी रूप में अपनी सती क्लास में, 7th क्लास में, 8th क्लास या 9th क्लास में पक्का कभी ना कभी डील किया है। सिर्फ देखने में, नाम बोलने में आपको डिफिकल्टी होगा या डिफरेंट लग रहा होगा। ठीक है, अब चलिए मैं एक एग्जाम्पल के जरिए आपको ये बात समझाता हूं। मान लीजिए, जैसे देखो, मान लीजिए मैं कोई आपको एक सिचुएशन देता हूं कि आपके पास है x नंबर ऑफ बनानास, आपके पास है x नंबर ऑफ बनानास। x मतलब इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, कुछ भी 10, 20, 30, 40, 50 कुछ भी हो सकता है। पर आपने कह दिया कि ये जो आपके पास बनानास हैं, ये बनानास 60 से ऊपर नहीं है, 60 से ऊपर नहीं है, या तो 60 के बराबर है या 60 से कम है। मतलब आपने बता दिया, एक बात तो आपने क्लियर कर दी कि ये जो बनानास आपके पास हैं ये 60 है, 60 से ऊपर नहीं होंगे। ठीक है, अब आप कंडीशंस डालते हो, आप और क्या कहते हो, आप कहते हो कि अगर ये जो 60 बनानास हैं, ये जो 60 बनानास हैं, ठीक है, इनको अगर मैं 3-3 करके डिस्ट्रीब्यूट करूं अपने कुछ दोस्तों में, 3-3 करके डिस्ट्रीब्यूट करूं, तो आपके पास अंत में 2 बनानास रह जाएंगे। अगर आप इन बनानास को 3-3 करके डिस्ट्रीब्यूट करते हो अपने कुछ दोस्तों में, तो अंत में आपके पास 2 बनानास रह जाएंगे। ठीक है, और आप इन बनानास को, चलिए हाँ 60 के बराबर हो सकते हैं, 60 से कम हो सकते हैं, और जो भी आपके पास बनानास की संख्या है, जो भी नंबर्स हैं, उनको अगर आप 5-5 करके डिस्ट्रीब्यूट करते हो, उन बनानास को अपने दोस्तों के बीच में अगर आप 5-5 करके डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो आपके पास अंत में 4 बनानास रह जाएंगे। तो आपने ये कुछ कंडीशंस डाल दी। अब आप चाहते हो कि मैं आपको ये बताऊं कि आपके पास बनानास हैं कितने। सर ये क्या बात हुई, क्वेश्चन भी आप ही रेज कर रहे हो और आंसर भी आप ही कर रहे हो। चलिए कोई बात नहीं, हमें तो मतलब समझना है, इसका महत्व समझना है। तो अब x बनानास हैं, 3-3 करके आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, x बनानास हैं, अगर आपने इसको 3-3 करके डिस्ट्रीब्यूट किया, तो आप पहली जो यहां पे स्टेटमेंट कंडीशन, सॉरी सेकंड कंडीशन जो है, इससे आप क्या कह सकते हो, इससे आप कह सकते हो कि ये जो x होगा, इस x को अगर मैं 3-3 करके डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, तो 3-3 करके मैंने कुछ k स्टूडेंट्स में या k दोस्तों में, अपने k नंबर ऑफ दोस्तों में इसको बांट दिया, और अंत में मेरे पास 2 बनानास बच गए। आप ऐसा कह सकते हो। आपने क्या किया, आपके पास x बनानास हैं, उसमें से 3-3 बनानास आपने k दोस्तों में बांट दिए। k कोई वैल्यू 1, 2, 3, 4 हो सकती है, k दोस्तों में बांट दिए। जैसे मान लो आपने 3-3 बनानास 2 दोस्तों में बांटे होते, तो टोटल बनानास कितने बांटे, 3 एक को गया, 3 दूसरे को गया, टोटल बनाना 3 into 6 हो गया। तो वैसे ही अगर मैं कहता कि आपने 3-3 बनानास बांटे हैं, आपने 4 दोस्तों में दे दिए, तो पहले को 3, दूसरे को 3, तीसरे को 3, चौथे को 3, तो 3 into 4 कितने बनानास बांट दिए आपने, 12 बांट दिए ना। तो अभी मैं ये कह रहा हूं कि आपने जो बनानास बांटे अपने के दोस्तों में बांटे हैं, तो हर दोस्त के पास 3 बनानास गए हैं, हर दोस्त के पास 3 बनानास गए हैं, तो के दोस्तों के पास कितने गए होंगे, 3 into k गए होंगे। अब डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद भी आपके पास कुछ बच गया, कितना बच गया, 2 बनानास बच गए। मतलब जितने दोस्तों में डिस्ट्रीब्यूट किए और जितने आपके पास बच गए, वो टोटल नंबर ऑफ बनानास होने चाहिए। x आपके टोटल नंबर ऑफ बनानास थे, यही हम कह रहे थे। चलिए आपको ये बात समझ आ गई होगी। अगला पॉइंट, अब आपने क्या किया, ये जो x नंबर ऑफ बनानास थे, ये आपने 5-5 करके बांटे। कितने कितने करके बांटे, 5-5 करके बांटे। पहले दोस्त को 5 गए, दूसरे दोस्त को 5 गए, तीसरे दोस्त को 5 गए। अगर
अगर दो दोस्तों में 5-5 बांटे तो टोटल कितने बनाना चलेंगे? 5 इंटू 2 10 बनाना चलेंगे। अगर 3 दोस्तों में बांटे होते तो कितने जाते? 5 इंटू 3 15 बनाना चले जाते। पर अब पता ही नहीं है, ये तो पता ही नहीं है आपने 5-5 बनानास कितने दोस्तों में बांट दिए, ये तो पता नहीं है। तो मान लेते हैं कि जो आपने 5-5 बनानास बांटे वो R नंबर ऑफ फ्रेंड्स में बांट दिए, और ये बांटने के बाद भी आपके पास कुछ बनानास बच गए। कितने? 4। कुछ बनानास बच गए। कितने बनानास बच गए? 4 बनानास बच गए। तो जितने आपने दोस्तों में बांटे और जितने आपके पास बच गए उसको अगर मैं ऐड कर देता तो मेरे पास टोटल बनानास बच जाते ना टोटल बनानास। ठीक है, ये बात समझ आ गई बच्चों सबको? अब देखो, तो ये हमने कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में आपने पढ़ा होगा। ये जो चीजें थी इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ये किसी ना किसी फॉर्म में पढ़ी होगी 9th क्लास में, 10th क्लास, 8th क्लास में। तो इसमें अब आपको याद आ रहा होगा कि ये जो होता था इसको हम डिविडेंड बोलते थे। डिविडेंड बोलते थे, याद करो, डिविडेंड बोलते थे। ये जो हमने के लिखा है इसको हम क्वोशंट बोलेंगे। ये जो 3 है इसको हम बोलेंगे डिवाइजर, और ये जो 2 है इसको हम बोलेंगे रिमाइंडर। याद आया कुछ? हमने कुछ ऐसा डिस्कस किया था अर्लियर क्लासेस में, याद आ गया होगा। चलिए, अगर आपको ये बात याद आ रही है तो हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो मैं इस वाला सही इरेज करता हूं। अब अगर मैं हिट एंड ट्रायल लगाऊं तो ये जो x का वैल्यू होगा, ये x का वैल्यू 59 होगा। कैसे? ये x का वैल्यू 59 होगा। हिट एंड ट्रायल से हम कर सकते हैं, आप 2 इक्वेशन सॉल्व करके भी इसको कर सकते हैं। कैसे, क्यों ठीक होगा? देखो, अगर x का वैल्यू 59 आता है, ठीक है, यही एक ऐसी वैल्यू है, x का वैल्यू 59 आता है, तो देखना जरा ध्यान से सुनना। 59 में से अगर मैं 3 बनानास डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दूं, 59 में से अगर मैं 3 बनानास डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दूं तो 3 1s are 3, ये बचा 29, 3 9s are 27, ये बचा 2। ये देखो, समझो जरा, जब हमने, अगर टोटल बनानास 59 है तो 3-3 करके, आप 3-3 करके वो बनानास 19 अपने 19 फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। के का वैल्यू कितना आया? 19 आ गया। कितना आ गया? के का वैल्यू 19 आ गया। वो 3 बनानास जो है वो अपने 19 दोस्तों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और ऐसा करने के बाद 2 बनानास आपके पास रह जाएंगे। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे? अगर x का वैल्यू 59 आता है तो 59 इज इक्वल्स टू k का वैल्यू इज 19 प्लस 2। x का वैल्यू 59, तो आपके k का वैल्यू आया 19 और आपके रिमाइंडर का वैल्यू 2। रिमाइंडर का वैल्यू 2, इसको मैं रिमाइंडर तो ऑलरेडी हमें पता ही था, रिमाइंडर का वैल्यू आया 2। अब और क्या करके देख सकते हैं? देखो जरा, अब x का वैल्यू 59 है। अगर आप 5-5 करके बांट रहे हो, 5-5 करके 59 बनानास में से आप 5-5 बनानास बांट रहे हो, तो आप अपने 11 दोस्तों में वो 5-5 बनानास बांट सकते हो, और जिसके बाद 4 बनानास आपके पास बच जाएंगे। जिसके बाद 4 बनानास आपके पास बच जाएंगे। एग्री करते हो कि नहीं करते? देखो, तो ये यहां से, अब ये वाला पार्ट आपने लिख लिया होगा। तो 4 बनाना, ये देखो हमारा इक्वेशन 1 का केस था, ये इक्वेशन 2 का था। ये x का वैल्यू दोनों ही केसेस में सेम है, बट k का वैल्यू 19 है और r का वैल्यू 11 है, और रिमाइंडर दूसरे केस में 4 था। रिमाइंडर दूसरे केस में 4 था। तो अब ये जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है, ये क्या कहता है? ये कहता है
कि अगर आपके पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स हों ए और बी, अगर आपके पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स हों ए एंड बी, तो आपके पास दो यूनिक इंटीजर्स ऐसे होंगे, दो यूनिक इंटीजर ए एंड बी से अलावा, ए एंड बी के अलावा दो यूनिक इंटीजर्स ऐसे होंगे जो इस इक्वेशन को जस्टिफाई कर देंगे। इक्वेशन है a इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। ये देखो जरा, यहां पे हमने a की जगह लिया है x, यहां पे हमने a की जगह लिया है x, ठीक है, a की जगह लिया है x, डन। और b की जगह हमने लिया है 3, हमने b की जगह क्या लिया था 3, b की जगह क्या लिया था 3। तो जब x की वैल्यू 59 आई तो 59 कैसा इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, कैसा इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। 3 कैसा इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। a कैसा इंटीजर था, a कैसा इंटीजर था, पॉजिटिव। 59 कैसा है, पॉजिटिव। b कैसा इंटीजर था, पॉजिटिव। 3 कैसा है, पॉजिटिव। तो अगर a एंड b दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो उन दो पॉजिटिव इंटीजर्स के अलावा दो और ऐसी वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी, दो और ऐसी वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी। ये देखो, एक आई 90 और एक आई 2, ऐसी वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी जो इस तरह की सिचुएशन को, इस तरह की कंडीशन को जस्टिफाई करवाएंगी। तो देखो, a 59 मान लो, b 3 मान लो, तो Q की वैल्यू 19 आएगी और R 2 होगा। Q की वैल्यू 19 आएगी और R 2 होगा, ठीक है। और ये जो R है, R यहां पे स्टैंड्स फॉर रिमाइंडर। R जो है, ये जो दूसरा वेरिएबल है, ये वेरिएबल की वैल्यू डिवाइजर से छोटी होगी या बराबर होगी। मतलब देखो, हम डिवाइड कर रहे थे b से, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम डिवाइड कर रहे थे b से, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम डिवाइड कर रहे हैं 3 से। यहां b का वैल्यू 3 है, तो जो आपका रिमाइंडर होगा या तो 3 से छोटा होगा, सॉरी 3 से छोटा ही होगा, 3 के बराबर नहीं होगा, 3 से छोटा ही होगा। अब 3 से छोटा क्या हो सकता है, 3 से छोटा 2, 3 से छोटा 1, 3 से छोटा 0, ठीक है। वैसे यहां चेक कर लो, यहां हमने 59 को, इसको 59 को आप a मान सकते हो, इसको हमने डिवाइड किया 5 से। 59 भी पॉजिटिव नंबर है, 5 भी पॉजिटिव नंबर है, 59 भी पॉजिटिव है, 5 भी पॉजिटिव है। जब आप दो पॉजिटिव नंबर a एंड b की बात करते हो तो उनके विद रिस्पेक्ट टू दो और पॉजिटिव नंबर, दो और पॉजिटिव यूनिक नंबर ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जो इस तरह, उन दो पॉजिटिव नंबरों से जो इस तरह की इक्वेशन बनी होगी जो हमने यहां बनाई, इसको जस्टिफाई करवाएंगे। और यही आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा कहलाता है, यही आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है। और शॉर्ट फॉर्म में बोल दूं तो ये जो हम पढ़ रहे थे, ये जो हमने पढ़ी है पहली बातें कि डिविडेंड जो होता है ये डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है। थोड़ा इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं तो डिवाइजर को आप a मान लो, a इज इक्वल्स टू, सॉरी डिविडेंड को a मान लो, डिवाइजर को b मान लो। a एंड b ऐसे पॉजिटिव नंबर हैं, दो पॉजिटिव नंबर हैं, a एंड b जो हैं वो दो पॉजिटिव नंबर हैं, ठीक है। तो जब अगर ये दो पॉजिटिव नंबर हैं तो इन दो पॉजिटिव नंबरों के कॉरस्पॉन्ड्स में दो और पॉजिटिव नंबर ऐसे एग्जिस्ट करेंगे जो इस कंडीशन को जस्टिफाई करवा देंगे, इस इक्वेशन को जस्टिफाई करवा देंगे। और यहां पे जो ये r है, ये या तो 0 के बराबर होगा या आपके डिवाइजर से छोटा होगा, या डिवाइजर के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा और डिवाइजर से छोटा होगा। आपका डिवाइजर था b एंड दिस इज कॉल्ड यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब बच्चों लेमा एक क्या, लेमा वर्ड का मीनिंग क्या है? लेमा वर्ड का मीनिंग है एक ऐसी स्टेटमेंट जो हम जानते हैं, जो ऑलरेडी ट्रू है।
6th में पढ़ा था, 7th में पढ़ा था, 8th में पढ़ा था, 9th में पढ़ा था, पढ़ी थी ना ऐसे इक्वेशन, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, पढ़ा था। तो ऐसी लेमा एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो ऑलरेडी ट्रू है, बट जिसके जरिए हम एक और स्टेटमेंट को जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है उसको प्रूव करने में हमारी हेल्प करती है। ऐसी स्टेटमेंट जो ऑलरेडी ट्रू है, जो ऑलरेडी ऑब्जर्वेबल है, और उसकी हेल्प से हम एक और स्टेटमेंट को प्रूव करने में मदद करें। ठीक है, तो a lemma is a fact that we already know is true and we use it to show that something else is also true. Lemma makes it simpler to prove other statements. बच्चों ये बात समझ आ गया? तो देखो बड़ी इजी सी बात है, आगे बढ़ते हैं। बड़ी इजी सी बात थी, आगे चलते हैं। अब ये जो यूक्लिड डिवीजन लेमा थी, इसका यूज हम करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम पे, और ये जो एल्गोरिदम है इसके जरिए हम दो नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के जरिए हम दो नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि इस फ्लो चार्ट को आप बच्चे एक बार ढंग से ऑब्जर्व करें। इस फ्लो चार्ट को आप बच्चे एक बार ढंग से ऑब्जर्व करें। ठीक है, चलिए अब जरा ध्यान से सुनना। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम है क्या? पहले तो एल्गोरिदम क्या है? ये एल्गोरिदम एक सेट ऑफ स्टेप्स होता है, एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स होता है, जिसके जरिए हम एक डिजायर रिजल्ट ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे यहां पे मेरा डिजायर रिजल्ट क्या है? एचसीएफ निकालना। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बच्चों याद रखना है, एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब कई बार हम HCF को GCD भी बोलते हैं, GCD। तो HCF एंड GDC एक ही बात है। GDC का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है बच्चों, तो HCF बोलो चाहे GCD बोलो, इट इज वन एज सेम थिंग। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। अब एल्गोरिदम है क्या? इसके हैं कुछ स्टेप्स। क्या स्टेप्स है? जैसे मान लो हमारे पास दो नंबर में से एक नंबर है A, दूसरा नंबर है B। हमारे पास दो नंबर हैं, उनमें से एक नंबर है A, दूसरा नंबर है B। हम चाहते हैं कि हम A एंड B का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालें। हम चाहते हैं कि हम A एंड B का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालें और A एंड B का HCF निकालें। तो स्टेप नंबर 1 हम क्या करेंगे? ये A एंड B पे हम यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करवाएंगे। हम A एंड B पे यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करवाएंगे। मतलब क्या है कि A एंड B में से जो वैल्यू बड़ी है उसको हम छोटी से डिवाइड करेंगे और ये चेक करेंगे कि हमारे पास क्वोशंट क्या आता है और रिमाइंडर क्या आता है। हम चेक करेंगे कि हमारे पास क्वोशंट क्या आता है और रिमाइंडर क्या आता है। देखो, ये A हमारा हुआ डिविडेंड, B हमारा हुआ डिवाइजर, Q हमारा हुआ क्वोशंट और R हमारा हुआ रिमाइंडर। तो हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा में पढ़ा था कि A एंड B अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स हो तो इस तरह की एक इक्वेशन बन के आती है। मतलब उनके विद रिस्पेक्ट टू Q एंड R दो ऐसे पॉजिटिव इंटीजर निकल के आते हैं जो इस कंडीशन को जस्टिफाई करते हैं। तो मैं Q को क्वोशंट कह रहा हूं, R को रिमाइंडर कह रहा हूं, A हमारा डिविडेंड था, B हमारा डिवाइजर था। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 हम A एंड B पे यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। कहने का मतलब यह है कि हम A को, जो बड़ी संख्या है, उसको छोटी से डिवाइड करेंगे और ये चेक करेंगे कि हमारा क्वोशंट क्या आता है, हमारा रिमाइंडर क्या आता है, हमारा Q क्या आता है, हमारा रिमाइंडर क्या आता है। ये हमारा स्टेप नंबर 1। अगर हमारा रिमाइंडर 0 आता है,
तो ए एंड बी का जो एचसीएफ होगा ये 2 होगा, सॉरी ये बी ही होगा, मतलब जो पहले केस का डिवाइजर था वही हमारा एचसीएफ होगा। ये हमारा स्टेप नंबर 2, ये हमारा स्टेप नंबर 2। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो क्या करना है? रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। हम फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करवाएंगे, बट इस बार हम ए एंड बी पे नहीं करवाएंगे। इस बार हम करवाएंगे जो पिछले केस का डिवाइजर बी था, जो पिछले केस का डिवाइजर बी था और जो पिछले केस का रिमाइंडर आर, उन दोनों पे। मतलब जो पिछले केस का डिवाइजर है अब वो हमारा डिविडेंड बन जाएगा और जो पिछले केस का रिमाइंडर था वो डिवाइजर बन जाएगा। और हम इस प्रोसेस को तब तक रिपीट करते जाएंगे जब तक हमारे पास रिमाइंडर 0 ना बन जाए। मुझे पता है आपको अभी ये बात समझ नहीं आ रही होगी। चलिए हम एक एग्जाम्पल के जरिए इसको समझते हैं। सपोज करो मेरे पास एक नंबर ए जो है ये है 72, मेरे पास एक नंबर है 72, ठीक है, और दूसरा जो मेरा नंबर है वो है 48। मेरे पास एक नंबर है 72, एक नंबर है 48। मैं चाहता हूं, आई वॉन्ट टू फाइंड आउट the SCF of 72 and 48. We want to find out SCF of 72 and 48 with the help of Euclid division algorithm. With the help of Euclid division algorithm. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 हम यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करवाएंगे इन दो नंबर्स पे। मुझे पता है ए बड़ा है, मुझे पता है ए बड़ा है, तो हमारा 72 क्या हो जाएगा, 72 इज दी डिविडेंड। सो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर। डिवाइजर क्या है हमारा 48, क्या है हमारा डिवाइजर 48। तो हम क्या करेंगे, जो बड़ी वैल्यू है उसको छोटी से डिवाइड करेंगे। तो हमारा डिविडेंड आया 72, डिवाइजर है 48। तो डिवाइजर इंटू कॉशेंट, डिवाइजर इंटू कॉशेंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर इंटू कॉशेंट प्लस रिमाइंडर। तो बच्चों इस केस में हुआ क्या, देखो ये वाली फॉर्म आ गई ना, ये देखो a इज इक्वल्स टू b इंटू क्यू प्लस आर। b की वैल्यू आई 48, q की वैल्यू आई 1, r की वैल्यू आई 24। तो क्या हमारा रिमाइंडर यहां स्टेप नंबर 1 में क्या हमारा रिमाइंडर 0 आया, नहीं आया। तो हम क्या करेंगे, रिमाइंडर 0 नहीं आया स्टेप नंबर 1 में, तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा पिछले केस का डिवाइजर था मतलब 48, पिछले केस का जो डिवाइडर था मतलब 48, और जो पिछले केस का रिमाइंडर था दैट इज 24, उस पे ये यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई कर देंगे। मतलब 48 को 24 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 48 को 24 से डिवाइड कर देंगे। जब 48 को 24 से डिवाइड किया तो ये वाला इक्वेशन बनाना है अब हमें। देखो हमारा a का वैल्यू आया 48, हमारा डिवाइजर आया 24। तो हमें पता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कॉशेंट, डिवाइजर इंटू कॉशेंट 24 इंटू 2, क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 2, प्लस रिमाइंडर यहां पे कुछ नहीं आएगा। अब जिस स्टेप पे रिमाइंडर 0 आ जाए, जिस स्टेप पे रिमाइंडर 0 आ जाए, ठीक है बच्चों, उस स्टेप का जो डिवाइजर होगा, उस स्टेप का जो डिवाइजर होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। उस स्टेप का जो डिवाइजर होगा वही हमारा एचसीएफ होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। किसका, किसका 72 एंड 48 का, 72 एंड 48 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन इंटीजर
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोल लो या ग्रेटेस्ट कॉमन इंटीजर बोल लो, ये जो होगा दिस विल बी 24, दिस विल बी 24। तो हमने क्या किया, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम अप्लाई करवाया है। ठीक है। अब सर ये बड़ा अजीब सा लग रहा है, क्या करें इसको, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम क्या, कुछ कर सकते हैं क्या, थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं? हाँ जी कर सकते हैं। देखो कैसे करना है। मेरे पास A था 72, मेरे पास B था 48। मुझे इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना था। मुझे क्या करना था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना था। तो मैं क्या करूंगा, बड़े नंबर को छोटे से डिवाइड करूंगा, बड़े नंबर को छोटे से डिवाइड करूंगा। तो ये 48 1s are 48, ये मेरा स्टेप नंबर 1, ये मेरा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 का रिमाइंडर कितना आया, 24। स्टेप नंबर 1 का रिमाइंडर कितना आया, 24। यही है, इसी को ही हम ऐसा लिख रहे हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इस फॉर्म को हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है। अब 24 हमारा क्या आया, रिमाइंडर आया। अब अगर ये रिमाइंडर 0 होता, अगर ये रिमाइंडर 0 होता तो इस स्टेप का जो डिवाइजर है, इस स्टेप का जो डिवाइजर है मतलब जो बी की वैल्यू वही हमारी एचसीएफ होती, बट ये रिमाइंडर 0 नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो रिमाइंडर आया ये हमारा न्यू डिवाइजर बन जाएगा, और ये जो पिछले केस का डिवाइजर था ये न्यू डिविडेंड बन जाएगा। मतलब अब हम 48 एंड 24 पे यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करवाएंगे। कर दो अप्लाई। 24 2s are 48, रिमाइंडर कितना आ गया, स्टेप नंबर 2 में हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, स्टेप नंबर 2 में हमारा रिमाइंडर आ गया 0। जिस केस में रिमाइंडर 0 आ गया उस केस का जो डिवाइजर होगा, उस केस का जो डिवाइजर होगा वही हमारा आंसर होगा, वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, वही हमारा आंसर होगा, वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। गेटिंग इट? ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं, एक और एग्जांपल करते हैं। देखो मेरे पास A है 234 और B है 120। ठीक है। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट देयर एचसीएफ। या तो आप जिसको, जैसे मैंने आपको पहले तरीके से बताया वैसे करो, आप वैसे करो, या अब मैंने जो दूसरा बताया वैसे करो। देखो स्टेप नंबर 1 हम क्या करेंगे, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। छोटा नंबर है 120। अब 120 का मैं डबल करूं, अगर मैं 120 का डबल करूं, 120 का डबल 240 होता है, तो बड़ा हो गया। तो हम क्या करेंगे, 120 1s are 120। ये हमारा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में हमारा रिमाइंडर आया 114। स्टेप नंबर 1 में हमारा रिमाइंडर आया 114। क्या हमारा रिमाइंडर 0 है, क्या हमारा रिमाइंडर 0 है? नहीं है। तो हम क्या करेंगे फिर से हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। पर अब किस पे अप्लाई करेंगे, अब हम अप्लाई करेंगे बी एंड आर पे। बी मतलब पिछले स्टेप का डिवाइजर, पिछले स्टेप का डिवाइजर दैट इज 120। बी मतलब पिछले स्टेप का डिवाइजर दैट इज 120, और आर मतलब पिछले स्टेप का रिमाइंडर दैट इज 140। मतलब जो पिछले स्टेप का डिवाइजर था वो डिविडेंड बन जाएगा, और जो रिमाइंडर था वो डिवाइजर बन जाएगा। अब करो 114 1s are 114, रिमाइंडर कितना आया 6। क्या ये रिमाइंडर 0 है? नहीं है जी। तो फिर से अगला स्टेप लगाओ। अब अगले स्टेप में क्या होगा, अब देखो पिछले स्टेप का रिमाइंडर आया 6, तो ये बन जाएगा डिवाइजर, और पिछले स्टेप का जो डिवाइजर था वो बन जाएगा क्वोशिएंट। अब 114 को 6 से डिवाइड करो और रिमाइंडर चेक करो। 114 को 6 से डिवाइड करो और रिमाइंडर चेक करो। तो 6 1s are 6, 114 को करना है, सिर्फ 11 को नहीं। 6 1s are 6, ये बचा 54, एंड 6 9s are 54। तो स्टेप नंबर 3 पे जब मैंने 114 को B
जब 114 ए की जगह 114 और बी की जगह 6 लिया, जब ए की जगह 114 और बी की जगह 6 लिया और इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा अप्लाई करवाया तो हमारा रिमाइंडर कितना बन गया? 0। जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 बन जाए, जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 बन जाए उसी स्टेप का जो डिवाइजर है वो एचसीएफ होता है। मतलब 230, अगर आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इफ यू वांट टू फाइंड आउट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसका, 234 एंड 120 का, तो ये आएगा 6। क्या आएगा बच्चों? ये आएगा 6। ठीक है, समझ आ गया बच्चों सबको? चलिए अब आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है यूज इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 196 एंड 38220। तो करने का तरीका क्या है? देखो करने का तरीका क्या है, आप क्या करो, सबसे पहले जो बड़ा नंबर है उसको ए मान लो और जो छोटा नंबर है उसको बी मान लो। ठीक है, बड़ा नंबर ए, छोटा नंबर बी। बड़े नंबर को छोटे से डिवाइड करो, बड़े नंबर को छोटे से डिवाइड करो और रिमाइंडर चेक करो। बड़े को छोटे से डिवाइड करना है और रिमाइंडर चेक करना है। देखो 196 2s आर 196 इंटू 2 अगर आप करते हो तो कितना बनेगा? इट विल बी मोर देन 380 बिकॉज 190 इंटू 2 करोगे तो 380 आएगा। अगर 196 इंटू 2 करोगे तो ये 382 से तो बहुत बड़ी वैल्यू बनेगी। तो 196 1s आर 196। रिमाइंडर तक पहुंचना है पूरे नंबर को। देखो 12 में से 6 6, 17 में से 9 8, 2 में से 1 1, ऊपर से आया 2। पूरा डिवाइड करके रिमाइंडर देखना है, सिर्फ एक बार डिवाइड करके नहीं बैठ जाना है, पूरा डिवाइड करके रिमाइंडर देखना है। अभी रिमाइंडर आया नहीं है, अभी रिमाइंडर आया नहीं है, अभी आगे चलेगा। अब ऊपर से आया 2, अब फिर से डिवाइड करो। 1862 को 196 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर देखो। अब 196 इंटू 5 करूं, 196 इंटू 5 करूं तो ये 980 होता है। ठीक है, 196 इंटू 9 करूं तो ये 1764 होता है। 196 इंटू 9 करूं तो ये 1764 होता है। 196 इंटू 10 करूं तो ये 1960 बन जाएगा, इस वैल्यू से बड़ी बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 196 इंटू 9 करेंगे, 196 इंटू 9 करेंगे, ये हमारा बना 1764। इसको सॉल्व किया, 12 में से 4 8, 15 में से 6 9 और 98 बचने वाला है। ऊपर से आया 0, ऊपर से क्या आ गया? 0, ऊपर से आ गया 0। ठीक है, अब 196 5s आर 196 5s आर कितना आ गया? 980 ही आ गया। तो अभी देखो बच्चों, प्यार से ध्यान से समझना, इस केस में हुआ क्या, इस केस में हुआ क्या, जो हमारा पहला ही स्टेप में जो रिमाइंडर आया वो 0 बन गया। हमारे पहले ही स्टेप में जो रिमाइंडर आया बच्चों वो 0 बन गया। तो पहले ही स्टेप में रिमाइंडर 0 बन गया तो उसका जो डिवाइजर होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। मतलब 38220 एंड 196 का जो एचसीएफ होगा वो 196 ही होगा। क्यों होगा? बिकॉज पहले ही स्टेप में जो रिमाइंडर आया वो 0 बन गया। कहने का मतलब क्या है, अगर आप इसको इस फॉर्म में लिखना चाहते हो, ए एंड बी वाली फॉर्म में लिखना चाहते हो, तो आपका ए को मैंने अज्यूम किया है 38220, 38220, ए विल बी इक्वल टू बी हमारा है 196। क्यू की वैल्यू जो बच्चों आएगी वो आएगी 195 इंटू आर की वैल्यू प्लस आर की जो वैल्यू होगी वो होगी 0। तो इस पर्टिकुलर केस में ए की वैल्यू थी 38220, बी की वैल्यू थी 196 और आर की क्यू की जो वैल्यू आई 195 और आर की जो वैल्यू आई वो आई 0। ये देखो, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी, क्लियर है? तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो और ऐसा भी कर सकते हो।
डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड अगला है 6q प्लस 5। तो ये हमें प्रूव करनी है कि अगर ऐसा होता है तो दिस इज ट्रू। तो चलिए इसको डील करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले इसको कैसे प्रूव करना है। तो लेट a be any positive integer and b is equals to 6। कहां से आया, यहां से आया। 6 कहां से आया, यहां से आया। कहां से आया, यहां से आया। b इक्वल टू हमने क्या अज्यूम कर लिया, 6। डन। चलिए यहां तक हमने कर लिया। अब इसके बाद हम यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करें। इसके बाद अगर हम यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करें a एंड b पे, तब मैं कह सकता हूं कि ये a जो होगा इट विल बी इक्वल टू a हमारा हो जाएगा डिविडेंड, डिवाइजर है 6 इंटू कॉशेंट q प्लस रिमाइंडर r, इंटू कॉशेंट q प्लस रिमाइंडर r। और इक्विलिट डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग ये जो r होता है इसका वैल्यू 0 के बराबर होता है या जो आपका b है, जो आपका डिवाइजर है उससे छोटा होता है, उसके छोटा होता है। तो और यहां पे यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग ये जो q होगा दिस विल बी पॉजिटिव, सम पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है। तो अब बड़ी बात ध्यान से सुनना सब बच्चे। अब r की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर हो सकती है और 6 से छोटी हो सकती है, और इक्विलिट डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग ये इंटीजर्स होते हैं। q एंड r आर पॉजिटिव इंटीजर, ये हमने सीखा था, दीज आर पॉजिटिव इंटीजर। तो यहां पे ये जो q है, q यहां पे गिवन है, वेयर q इज एन इंटीजर, q तो इंटीजर गिवन ही है ऑलरेडी। तो r भी क्या होता है, r भी एक इंटीजर होता है, वेयर q एंड r आर इंटीजर। यहां पे आप लिख सकते हो वेयर q एंड r आर पॉजिटिव इंटीजर्स, आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, कई बार नेगेटिव भी होते हैं, बट नेगेटिव की बात अभी हम नहीं करेंगे, यहीं तक सीमित रखेंगे। तो अब यहां पे जनरेट होते हैं केसेस। कौन से केसेस? तो यहां पे बेस्ड अपॉन दिस, सिंस r is lying between 0 and 6, since r is lying between 0 and 6, so there will be multiple cases for r, there will be multiple cases for r। केस नंबर 1, केस नंबर, इसको आप इक्वेशन 1 कंसीडर कर लो। केस नंबर 1, when r is equals to 0, क्योंकि r की वैल्यू 0 एंड 6 के बीच में लाई करेगी। तो केस नंबर 1, when r is equals to 0, now equation 1 becomes, तो आपकी इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी? इक्वेशन 1 बन जाएगी a is equals to 6 into q, a is equals to 6 into q। अब ये जिस नंबर को यहां पे, बच्चों ध्यान से सुनो, जिस नंबर को यहां पे ये कह रहा था कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर मैंने क्या अज्यूम किया था, a। यहां पे आप लिख लो a बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। क्या है? पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो मेरी बात अब यहां ध्यान से सुनना बच्चों, ये केस नंबर 1,
ए जो है वो पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, मतलब ए की वैल्यू आएगी 1 3, ए की वैल्यू आएगी 1 3 5 7 11 13 17 19 21 23, और लेफ्ट हैंड साइड में ऑड आएगा और राइट हैंड साइड में ये जो वैल्यू बनेगी ये इवन वैल्यू बनेगी, क्योंकि 6 इवन नंबर है। 6 इवन नंबर है, जब 6 से आप q को मल्टीप्लाई करोगे, q की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, 6 से जब आप q को मल्टीप्लाई करोगे, q की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, तो आपके राइट हैंड साइड में इवन नंबर ही बनेगा। लेफ्ट में ऑड नंबर है, राइट में इवन नंबर है। हाउ इज इट पॉसिबल? एक ऑड नंबर एक इवन नंबर के इक्वल कैसे हो सकता है? हेंस r का वैल्यू 0 नहीं होगा, हेंस r का वैल्यू 0 नहीं होगा। केस 1 कैन बी डिस्कार्डेड। प्लीज राइट डाउन, केस 1 इज डिस्कार्डेड। प्लीज राइट डाउन, केस 1 इज डिस्कार्डेड। अब देखो, अब when r is equals to 1, when r is equals to 1, put it in equation 1। अगर आप ऐसा करते हो तो a जो होगा वो बराबर होगा 6 इंटू q प्लस 1 के। अब मेरे बच्चों, a तो ऑलरेडी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, और अभी हमने सीखा कि 6 इंटू क्यू जो होगा ये भी ये इवन नंबर होगा। अभी जस्ट सीखा केस नंबर 1 में 6 इंटू क्यू जो होगा ये इवन नंबर होगा, और 1 कैसा नंबर है? ऑड। 6 इंटू क्यू कैसा नंबर है? इवन। इवन रिजल्ट निकलेगा, क्यू की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो आप, ये इवन होगा। देखो ये इवन है, और जो इसमें आप ऐड कर रहे हो 1, किसी भी नंबर में, किसी भी इवन नंबर में अगर आप 1 ऐड कर देते हो तो रिजल्ट ऑड बनता है। कोई भी इवन नंबर, लेट्स 22, 1 ऐड करो बना 23, कैसा रिजल्ट है? ऑड। तो इस केस में बच्चों आपका राइट हैंड साइड भी ऑड इंटीजर है, आपके लेफ्ट हैंड साइड में भी ऑड है, आपके राइट में भी ऑड है, आपके लेफ्ट में भी ऑड है। तो दिस इज वैलिड, दिस इज वैलिड, दिस इज वैलिड, दिस इज वैलिड। एग्रीड? समझ आया? चलिए, ये आपको समझ आ गया। 6q प्लस 1 डेफिनेटली ऑड होगा, 6q प्लस 1 जो है डेफिनेटली ऑड होगा। ठीक है, अब आप बाकी के लिए भी प्रूव कर सकते हो। अब यहां पे r की वैल्यू आप 2 पुट कर दो, r की वैल्यू 2। अगर r की वैल्यू 2 पुट करते हो इक्वेशन नंबर 1 में, तो 6 इंटू क्यू प्लस 2 बन जाएगा। अब a हमारा कैसा नंबर है? पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। 6 इंटू क्यू कैसा नंबर है? इवन नंबर है, क्योंकि 6 इवन नंबर है। किसी भी इवन नंबर के साथ आप कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्ट इवन आता है। 6 के साथ q की जो मर्जी वैल्यू हो जाए, जब मल्टीप्लाई होंगे, आपस में मल्टीप्लाई होंगे, रिजल्ट इवन ही आएगा। अब किसी भी इवन नंबर में आप 2 ऐड कर दो, किसी भी इवन नंबर में आप 2 ऐड कर दो तो रिजल्ट इवन ही आता है। 22 में इवन नंबर है 22, 2 ऐड करो, कितना आया? 24। 36 कैसा नंबर है? इवन नंबर है, 2 ऐड कर दो, क्या आ गया? 38। तो इवन नंबर में अगर 2 ऐड करोगे तो इवन ही आएगा। अब यार ध्यान से सुनना, जब आप r को 2 पुट करते हो तो आपका लेफ्ट हैंड साइड तो आपने ऑड मानना है, बट राइट हैंड साइड आपका इवन आ गया। हाउ इज इट पॉसिबल? हाउ इज दिस पॉसिबल? दिस इज नॉट पॉसिबल। हेंस 6q प्लस 2 जो होगा ये ऑड इंटीजर नहीं है। 6q प्लस 2 जो होगा, ये जो फॉर्म होगी, ये ऑड इंटीजर नहीं होगी। अब बच्चों, आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया हो। तो इसी तरह जब आप 3 4 5 के लिए पुट करोगे, 3 4 5 के लिए जब आप इसको पुट करोगे, अभी क्वेश्चन हुआ नहीं है, आपने केस नंबर, अभी r का वैल्यू 3 पुट करके देखो क्या बनता है। लेफ्ट एंड राइट दोनों में इवन, दोनों में ऑड आता है कि नहीं आता? 4 के लिए, 3 के लिए करोगे तो ऑड आएगा, 3 के लिए करोगे तो ऑड आएगा, तो 6q प्लस 3 भी ऑड नंबर बनेगा। फिर 4 के लिए पुट करोगे तो नहीं आएगा।
6 क्यूब प्लस 5 करोगे तो फिर से ऑड आएगा, ठीक है, 4 पे नहीं आएगा, 6 क्यूब प्लस 5 पे आ जाएगा। सो इन दिस वे यू हैव टू राइट डाउन ईच एंड एवरी स्टेप, हर एक स्टेप आपको लिखना पड़ेगा। तो जो बाकी के बचे हुए स्टेप है दैट इज योर होमवर्क, बच्चों लिख लो, बाकी के बचे हुए स्टेप पूरे करने हैं, सर ने कहा है। क्लियर है? चलिए, आई होप बच्चों आपको ये बात समझ आ गई होगी। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने तो सिर्फ दो केस डिस्कस किए हैं ना, 3 केस डिस्कस किए हैं, दो डिस्कस किए हैं, तो आपको तीसरा भी करना है, चौथा भी करना है, 5वां भी करना है इसके नीचे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अगला हमारा क्वेश्चन है, इन एन आर्मी कंटिजेंट of 16 members is to be march behind an army band of 32 members. ठीक है, in a parade 2 groups are to be marched in the same number of columns. तो दोनों ग्रुप्स के जो कॉलम होने चाहिए वो सेम होने चाहिए। मतलब अगर 32 ये जो मेंबर्स हैं, 32 मेंबर्स हैं, इनके अगर आप 2 कॉलम्स बनाते हैं, अगर मतलब 2 कॉलम्स बनाते हैं, इनके आप 2 कॉलम्स बनाते हैं, तो हर कॉलम में 16 आ जाएगा। तो उसी तरह आपको 616 के भी कितने कॉलम बनाने पड़ेंगे? 2 कॉलम बनाने पड़ेंगे। तो देखो पहले होगा क्या, ये जो आपने 32 के 2 कॉलम्स बनाए हैं, तो पहले कॉलम में 16 बैंड वाले होंगे, फिर दूसरे कॉलम में भी 16 बैंड वाले होंगे, और इनके पीछे इनके एंड में अब 616 ये देखो, ये जो बैंड वाले लोग होंगे, ये अगर हम 2 कॉलम बनाते हैं तो हर कॉलम में 16 होंगे, हर कॉलम में 16 होंगे। 32 बैंड वाले लोग हैं, अगर इनके मैं 2 कॉलम बनाता हूं तो हर कॉलम में 16 होंगे। तो पहले कॉलम में 16, दूसरे कॉलम में 16, और इनके बाद क्या होगा, इनके बाद होंगे ये आर्मी कंटिजेंट 616 मेंबर्स वाली। तो 616 मेंबर्स की भी हमें कितने कॉलम बनाने पड़ेंगे? 2 ही कॉलम बनाने पड़ेंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो हर कॉलम में आएंगे 808, आर्मी कंटिजेंट वाले 808। तो पहले कॉलम के नीचे आर्मी कंटिजेंट वाले कितने लोग होंगे? ये 808 लोग होंगे। कितने होंगे? 808 लोग। और दूसरे 16 बैंड वालों के नीचे कितने होंगे? 808। कुछ इस तरह से संरचनाएं बनेंगी, ठीक है। तो इसने कहा है द 2 ग्रुप्स आर टू बी मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम? मैंने तो 2 कॉलम बनाए, क्या 3 वाला केस पॉसिबल है? क्या 4 वाला पॉसिबल है? क्या 5 वाला पॉसिबल है? 2 कॉलम से बड़ी सबसे बड़ी कॉलम्स को बनाने वाली सबसे बड़ी वैल्यू क्या पॉसिबल है? कॉलम को बनाने वाली सबसे बड़ी वैल्यू क्या पॉसिबल है? तो ध्यान से सुनना बच्चों। अब जितने कॉलम्स में ध्यान से सुनो, ये जो 32 बैंड वाले मेंबर्स हैं, जितने कॉलम्स में ये 32 बैंड्स वाले लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, उतने ही कॉलम्स में इस आर्मी कंटिजेंट के जो मेंबर्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। मतलब यहां 2 कॉलम तो यहां 2 कॉलम, इनके 3 तो इनके 3, इनके 4 तो इनके 4, इनके 5 तो इनके 5, इनके 6 तो इनके 6, ठीक है। अब ये जो x है ना बच्चों, x की वैल्यू 7 नहीं हो सकती, x की वैल्यू 7 नहीं हो सकती, x की वैल्यू 3 नहीं हो सकती। क्यों? 32 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हो, 32 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हो, 3 1s are 3, ऊपर से आया 2, 3, तो आपके पास फ्रैक्शन में बनेंगे कॉलम। कॉलम फ्रैक्शन में कैसे होते हैं? या तो कॉलम 2 होंगे, पूरे ही होते हैं ना कॉलम तो हमेशा पूरे होते हैं। आधे कॉलम कैसे होंगे? आधे कॉलम तो हो नहीं सकते। आप बोलोगे 2 कॉलम है, ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है, आधे कॉलम तो पॉसिबल नहीं है, राइट। तो बच्चों इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? ये x क्या होगा? अगर हम अज्यूम करते हैं, लेट्स अज्यूम, प्लीज राइट डाउन, लेट्स अज्यूम
army band of 32 members has been divided into x number of column. Let's assume army band of 32 members has been divided into x number of column. So then as per question, the members of army contingent, आपको लिखना है, the members of army contingent has to be divided in x number of column, has to be divided in x number of column. Now which means the x should be a factor of 32 as well as 16, which means x should be a factor of 32 as well as 16. x इन दोनों का फैक्टर होना चाहिए. तो ध्यान से सुनो, पहली बात हमने ये प्रूव कर दी कि x जो होना चाहिए, x क्या होना चाहिए, ये फैक्टर होना चाहिए. ठीक है, तो हम कह रहे हैं 32 एज वेल एज 616. तो x जो है ये कॉमन भी है. कॉमन क्या है, कॉमन फैक्टर है. किस किस का, x जो है वो कॉमन फैक्टर है. किस किस का, 32 का एंड 616 का. x इज अ कॉमन फैक्टर. x क्या है, कॉमन फैक्टर है. किस किस का, 616 का एंड 332 का. उसके बाद व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब कॉलम्स की जो वैल्यू वो मैक्सिमम होनी चाहिए. ये जो x की वैल्यू ये मैक्सिमम होनी चाहिए. मैक्सिमम का मतलब हाईएस्ट होनी चाहिए. x की वैल्यू हाईएस्ट होनी चाहिए. तो मैं इन सभी बातों के कंक्लूजन में ये कह सकता हूं कि जो x होना चाहिए वो हाईएस्ट भी होना चाहिए, वो कॉमन भी होना चाहिए, वो फैक्टर भी होना चाहिए. किन दो नंबर का, 32 एंड 616 का. किन दो नंबर का, 32 एंड 616 का. बस. तो हमें क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है. किसका, 32 एंड 616 का. कैसे निकालते हैं, तो कर दो. 616 को a मान लो, 32 को b मान लो, डिवाइड कर दो. डिवाइड करके रिमाइंडर देखना है. 32 दूना 64, 32 से कम 32. अभी रिमाइंडर नहीं आया है. 11 से 2 9, 5 से 3 2, ऊपर से आया 6. अभी रिमाइंडर नहीं आया है. ठीक है, 32 ढाई तो 320 हो जाएगा. 32 इंटू निमे 288, 32 निमे 288. 16 में से 8 तो ये तो बच गया. देखो जब 32 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 8 बच रहा है. अगर 0 बचता तो 32 ही एचसीएफ होता, बट यहां रिमाइंडर 8 बच रहा है. तो अब पिछले केस का जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर बन जाएगा, और पिछले केस का जो डिवाइजर है वो डिविडेंड बन जाएगा. मतलब अब आपने यूक्लिडियन डिवीजन लेमा अप्लाई करना है 32 एंड 8 पे. कर दो. 8 4s are 32. तो सेकेंड स्टेप पे जो हमारा रिमाइंडर आया वो कितना आया, 0 आया. तो जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आया उस स्टेप का जो डिवाइजर होगा वही हमारा एचसीएफ होगा. मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 32 एंड 616 इज 8. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 32 एंड 616 इज 8. आई होप बच्चों ये बात आपको समझ आई होगी. इसका मतलब ये है कि आप उन 32 मेंबर्स को भी 8 कॉलम में डिवाइड करोगे. 8 कॉलम में डिवाइड करोगे तो हर कॉलम में आएंगे 4 बैंड वाले. फिर इन 616 आर्मी कंटिजेंट के पर्संस को भी आप 8 कॉलम में बांटोगे. जब आप इनको 8 कॉलम में बांटते हो, 616 को अगर आप 8 कॉलम में बांटते हो तो देखो 8 कॉलम में बांटते हो तो 77 मेंबर्स आएंगे एक कॉलम में. तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा. अब मैं ऐसा बता देता हूं आपको, जैसे बैंड वाले, तो पहले कॉलम में 4 बैंड वाले, 8 बैंड वाले पहले कॉलम में, 1 2 3 4 5 6 7 8. पहले कॉलम में 8 बैंड वाले होंगे और इनके पीछे, इनके नीचे
77 आर्मी कंटिजेंट वाले होंगे, इनके नीचे 77, ये 8 होंगे, इनके नीचे 77 आर्मी कंटिजेंट वाले होंगे। फिर दूसरे कॉलम में फिर से 8, दूसरे कॉलम में फिर से 8 आर्मी वाले, उनके नीचे फिर से 77 आर्मी कंटिजेंट वाले, उनके नीचे फिर से 77 आर्मी कंटिजेंट वाले। चौथे कॉलम में फिर से 8 बैंड वाले और उनके नीचे फिर से 8, फिर से उनके नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8। सिमिलरली यहां भी 8, 4 कॉलम बनेंगे, आर्मी बैंड वाले 4 कॉलम बनाएंगे, ठीक है। हर कॉलम में 8 कॉलम बनेंगे, I'm really sorry बच्चों, 8 कॉलम बनने हैं, 8 कॉलम बनने हैं। तो हर कॉलम में 4 आर्मी बैंड वाले, 8 कॉलम बनने हैं। पहले कॉलम में 4 आर्मी बैंड वाले होंगे, दूसरे में 4, तीसरे में 4, चौथे में 4, पांचवें में 4, फिर ये बनेंगे 8 कॉलम, यहां बनेंगे 8 कॉलम। और हर 4 बैंड वालों के बाद, हर 4 बैंड वालों के बाद 77, हर 4 बैंड वालों के बाद 77 आर्मी कंटिजेंट वाले होंगे, 77 आर्मी कंटिजेंट वाले होंगे, ठीक है। यहां भी 77 आर्मी कंटिजेंट वाले। कितने कॉलम? 8 कॉलम। तो 4 रेड 77 ब्लैक, फिर 4 रेड 77 ब्लैक, 4 रेड 77। रेड मतलब बैंड वाले और ब्लैक मतलब आर्मी कंटिजेंट वाले, ठीक है। तो इस तरह से 8 कॉलम बनेंगे दोनों के लिए। और दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स जो हम यहां बना सकते हैं, ताकि ये जो कंडीशन है जस्टिफाई हो जाए, ये जो कंडीशन है ये हमारी जस्टिफाई हो जाए, ठीक है बच्चों। समझ आ गया आपको ये बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देखते हैं क्या है हमारा। यस, तो दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क। हमने ऑलमोस्ट ऐसा आज की क्लास में थोड़ा सा किया है, ठीक है। तो जस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन, आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। आई होप आप बच्चों ने कुछ नया सीखा होगा, आपको चीजें समझ आई होंगी। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खेलिए, कूदिए, मुस्कुराइए। आप क्लास 10th में मैथ पढ़िए, आगे बढ़िए। आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।